नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए आज 6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी तक तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो जरूर लोगों को चौंका रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी आधी आबादी यानी कि लाडली बहनों पर फोकस किए हुए हैं, लगातार वे दौरे कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसकी चर्चा भोपाल से दिल्ली तक है कि मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूं मुख्यमंत्री की, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। दूसरा बयान हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय का, वो विवाद भी बड़ी चर्चा में रहा। उनका कहना था कि लाडली बहना के कारण से नहीं जीते हैं तो प्रधानमंत्री की योजनाओं और उनकी गारंटी के कारण जीते हैं। ये सारा के सारा मोदी मैजिक है। एक बयान हमने सुना प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी का, उन्होंने कहा कि मैं अब मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, मेरा कोई नाम नहीं है। और अब प्रहलाद पटेल के भी यही बयान आ रहे हैं जिस तरह के बयान कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिए। आज हम समझते हैं कि 8 दिन से जो मध्य प्रदेश में एक सन्नाटा टाइप खिंचा हुआ है, सन्नाटा है, कोई बोल नहीं रहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यदि दावेदारी भी हो रही है तो सब दिल्ली में दौड़ लगा रहे हैं, भोपाल में कोई नहीं बोल रहा है, कार्यकर्ता भी मौन है और अभी तक कोई अंदाज नहीं लगा पा रहा। हाँ, मीडिया के लोग ज़रूर हैं जो अपने मन माफिक खबरें चला रहे हैं, कोई किसी को सीएम बना रहा है, कोई किसी के लिए लॉबिंग कर रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन आज हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास केवल ये समझने के लिए कि पिछले 8 दिन में जो 3-4 नेताओं के बड़े बयान आए हैं, इन बयानों का अर्थ क्या है। शिवराज जी आखिर दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं। छोटे छोटे उपलब्धि पर वे दिल्ली जाकर बताते थे नेताजी को, लेकिन अभी इस समय इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी शिवराज जी केवल उन सीटों के दौरे कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। अरुण जी, शिवराज जी को हम किस रूप में देखें, शिवराज जी की मन स्थिति क्या है, आप यदि समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि वो कह रहे हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, मैं दौड़ में शामिल नहीं हूँ, मैं 3,000 रुपये भी बच्चियों को दिलवाऊँगा, जो लाडली बहनों को दिलवाऊँगा भी नहीं दूंगा, तो दूंगा का मतलब है कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो आपको लगता है क्या कि शिवराज जी की मन स्थिति क्या है। दरअसल देखिए रविंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान केंद्र को ये संदेश दे रहे हैं कि जीत मेरी है और मैं जिताकर लाया हूं, इसलिए वो अपनी गतिविधियां यहां चला रहे हैं। अगर इसका एक संदेश ये माना जाए कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं यहीं ठीक हूं, फैसला पार्टी करेगी तो फैसला पार्टी करेगी, उससे पहले बतौर मुख्यमंत्री वो काम तो कर ही रहे हैं, जहाज लेके घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब कल उन्होंने राघवगढ़ में जाके जो कहा कि 48% से ज़्यादा मत मुझे मिले हैं। अब यही सवाल उठता है कि सबसे पहले जो आपने नाम लिए इन सबसे हटके कि भाई ये जीत का श्रेय देंगे किसको हम लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसको टेक ओवर कर लिया था। मोदी के मन में मध्य प्रदेश, पूरा देश ये कह रहा है मोदी मैजिक, मोदी मैजिक। अब मोदी मैजिक के लिए जो चीज़ें शुरू हुई वो अभी तक शिवराज जी ने नहीं कहा, बाकी सबने कहा है। आप याद करिए, सबसे पहले दिल्ली में प्रहलाद सिंह पटेल ने ये कहा था कि केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार आगे बढ़ाती है और ये मिलीजुली योजनाओं का है, किसी एक योजना का नहीं है। उसके उन्होंने स्पष्ट पत्रकार वार्ता बुला के बात की थी। उसके बाद एक प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया कि जीत के कई कारण होते हैं। उन्होंने किसी चीज़ को पॉइंटेड नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कई कारण होते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिर्फ लाडली बहना नहीं, अगर लाडली बहना होती तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तो ये कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैंने ये जीता है, मैं सब कुछ करूँगा, ये भी बताने से नहीं चूक रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्रेडिट दोगे किसको, आप और हम। भाई दुनिया की नज़र में तो मोदी मैजिक है क्योंकि उन्होंने तीनों राज्य जीत लिए, और शिवराज सिंह जी दावा कर रहे हैं कि मेरी वजह से है। लेकिन शिवराज जी विनम्रता भी दिखा रहे हैं। आप उनके शब्दों में देखेंगे तो बड़ी विनम्रता रहती है। ना मैं पहले कभी दावेदार था, ना मैं आज दावेदार हूँ, ना भविष्य में रहूँगा, संगठन जो कहेगा मैं वो करूँगा। बड़ी विनम्रता के साथ हर बात को कह रहे हैं। रविंद्र जी, हमने आपने दशकों मतलब 30-40 साल से हम लोग जर्नलिज्म में हैं। पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद, चुनाव हो गया, नई विधानसभा चुन गई, नेता का, सदन के नेता का चयन या विधायक दल के नेता का चयन होने से पहले
जिस तरह की गतिविधियां, जिस तरह की एक्टिविटीज शिवराज सिंह चौहान की ऐसी किसी मुख्यमंत्री ने की थी क्या? क्योंकि भाई अब अगली सरकार आएगी वो करेगी। समस्या तो ये है कि यदि शिवराज जी दिल्ली जाके बैठे तो आप कहोगे लॉबिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली नहीं जा रहा हूं तो आप बोले ऐसी गतिविधियां। अब वो तो उन्होंने तो मिशन 29 शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें जिता के और 29 कमल के फूल की माला बना के वो नरेंद्र मोदी जी को पहनाएंगे। नहीं, फिर किस हैसियत से? आज अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। फिर वही तो मैं कह रहा हूं, आज तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, फिर वो कल अगर नया मुखिया आ जाता है फिर वो किस हैसियत से चलाएंगे? मेरा अब एक और सवाल, कार्यकर्ता के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में तो मेरा सवाल है, क्या शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाके कमलनाथ के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वहां तो कांग्रेस पूरी तरह, पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह से लड़ चुके हैं एक बार। नहीं, दिग्विजय सिंह से तो लड़ चुके हैं, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई तब लड़े थे 2003 में, उसके बाद अब क्या वो ये तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि वो छिंदवाड़ा गए, लेकिन ये तो देखिए पूरी तरह कांग्रेस हारी। ये तो मैं और आप सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यदि पार्टी ने तय कर लिया कि शिवराज जी को छिंदवाड़ा लड़ाना है लोकसभा, तो शिवराज जी मना नहीं करेंगे, ये आप और हम जानते हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी ढीली रस्सी का गेम क्यों खेल रही है। 3 तारीख को नतीजे आए, आज 9 तारीख हो गई, अभी तक यही तय नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बोल ही नहीं रहे हैं, या तो मोदी जी को बता देना चाहिए, क्योंकि जैसा मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि जैसे एक्सटेंडेड राज्य होते थे सूबेदार की बजाय केंद्र से ही चल जाए, मोदी जी ही कल को ये टेक ओवर कर लें। ये तो अपन ने चुनाव के दौरान अपन ने बात की थी कि मध्य प्रदेश अब केंद्र शासित हो चुका है। वही है कि हो सकता है कल को कि ना जितने नाम दौड़ में हैं इन सबसे अलग कोई एक नया नाम आ जाए, ऐसा नाम जिसकी कल्पना आप और हमने ना की हो। मुझे तो यही लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे, मेरी जो पत्रकारिता का अनुभव है, मैं मेरे से जितने लोग, क्योंकि आजकल एक ही काम रह गया है सब पे कि हर व्यक्ति फोन करके पूछता है मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हम भी कहते थे कोई चौंकाने वाला नाम होगा, क्योंकि ये जो दोनों हैं मोदी जी और शाह जी, ये दोनों चौंकाते हैं। खैर, अब मैं एक अगले प्रश्न की ओर आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैलाश जी की मनस्थिति क्या है। आपने शिवराज जी की मनस्थिति बताई है, कैलाश जी चुनाव परिणाम आते ही दिल्ली गए, उनने एक बयान दिया। वो बयान हम लोगों को बड़ा अटपटा इसलिए लगा, उन्होंने कहा कि ये दरबारी पत्रकार हैं जो लाडली बहना को बता रहे हैं कि उसका जीत का श्रेय तो मोदी मैजिक है। तो ये जो पत्रकार लाडली बहना का प्रचार में लगे थे, उन्हें दरबारी पत्रकार उन्होंने कहा, तो मैं चौंका कि ये हमला किस पे बोला उन्होंने। देखिए रविंद्र जी, मैं एक बात कहूँगा कि शब्द उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, वो बहुत बड़े नेता हैं और बड़े व्यवहार कुशल व्यक्ति भी हैं। ये स्थिति तो है कि जो निर्देश हो जाता है पूरा मीडिया वही करने लगता है और कुछ नहीं करता है, और उसके लिए खाते में पैसा जाता है, और इस हिसाब से चाहे अखबार हो, चाहे कोई दूसरी चाहे यूट्यूबर हो, राष्ट्रीय चैनल हो, आप मानेंगे, आपने क्या कभी ऐसा देखा कि काउंटिंग की शाम को, काउंटिंग कल होनी है, आज शाम को हर चैनल ने शिवराज सिंह चौहान पर एक कार्यक्रम चलाया था, उनका स्तुति गान किया था। पहली बार मैंने अपनी पत्रकारिता में देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में 40 साल गुजारने के बाद, कि स्थानीय चैनल, यूट्यूब चैनल, राष्ट्रीय चैनल, सब पर एक ही तरह की चीज़ें चल रही थी। तो ये बात तो कैलाश जी ने सही कही है कि भाई आंखों को थोड़ा खोलो, ये देखो कि कौन कौन से कारण रहे हैं। और सही बात है कि अगर लाडली लक्ष्मी सिर्फ होती तो फिर क्यों अरविंद भदौरिया, क्यों नरोत्तम मिश्रा, क्यों रामपाल सिंह, क्यों महेंद्र सिंह सिसोदिया, क्यों तमाम बड़े बड़े लोग हारे हैं। इसके या तो जो कांग्रेस में कैलाश जी का एजेंडा क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे कैलाश जी के सामने तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। अभी यदि वो सीएम नहीं बन पाए तो अब अगली बार क्या बन पाएंगे? देखिए, अब कैलाश जी के मन की क्या है कैलाश जी जाने, और बनाने वाले दिल्ली वाले जाने। पत्रकार के रूप में कुछ तो आपको अंदाज होगा। तो आकांक्षा सबकी होती है, और उन्होंने पहले ही कहा था, जब चुनाव में उनका नाम घोषित हुआ था तब भी कहा था, और उनके सबसे प्रिय सहयोगी दादा दयालु, जिनका नाम इंदौर में जाना जाता है, उन्होंने कहा था, उन्होंने मांग की है कि कैलाश जी को बनाए। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब सब तरफ से जातियों का खेल हो रहा है तो वैसे समझाए का भी तो बनता है हक, क्योंकि बनियों की पार्टी थी, बामन बनियों की पार्टी कही जाती थी, अब ओबीसी पे चली गई, तो कम से कम इतना तो करना चाहिए। इतनी लंबी पारी खेलने वाले, इतनी अहम भूमिका निभाने वाले कैलाश जी के नाम का कम से कम विचार तो वो केंद्रीय नेतृत्व को करना चाहिए, और ऐसा वो संकेत भी दे रहे हैं। देखिए अरुण जी, एक और नेता इस समय
बड़े सूट बूट में घूम रहे हैं, आपने देखा होगा। मेरे तो मित्र हैं, मैं तो उनको बड़ा भाई की तरह बोलता हूँ। प्रहलाद पटेल साहब जो है ना, उनका नाम बड़ी चर्चा में है इस समय। और कहा है ओबीसी कोटे से एक चमकता हुआ फ्रेश चेहरा पार्टी ला सकती है। और वो दिल्ली में सक्रिय रहे 3-4 दिन, अब वो भोपाल में कल दिन भर सक्रिय रहे हैं। वो विधानसभा में दिखे, वो शिवराज जी के घर भी गए थे। प्रहलाद पटेल की संभावनाएं कितनी देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से जातीय खांचों में कुर्सियां बांट दी गई हैं, नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि जो मुझे गाली दी जाती है वो ओबीसी को जाती है, तब आप ओबीसी पर को इन्वर्टेड कॉमा में लाइए। उसके बाद जब जातीय जनगणना की बात होती है तो फिर सब ओबीसी सक्रिय होते हैं। तो इस वक्त जो 3 राज्य बीजेपी के पास आए हैं, उनका गुणाभाग जो चल रहा है कि एक आदिवासी को जाएगा, एक ओबीसी को जाएगा और एक अगड़े को या किसी और को, राजपूत भी हो सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में जो नाम आए हैं, ओबीसी में कई नेता हैं। प्रहलाद पटेल सबसे आगे इसलिए दिखते हैं, उनकी लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा है। दिल्ली में जो है वो मंत्री थे, इसलिए सक्रिय थे। अब सूट बूट की तो बात है यार, मैं तो जानता हूँ पिछले 30 साल से कुर्ता धोती के अलावा पैंट सूट भी उन्होंने कभी पहना है, ऐसा नहीं है। तो दौड़ में कौन, इच्छा सबकी है। अच्छा, एक कल्पना करते हैं मेरी बात पूरी सुनिए, इच्छा सबकी है। हम भी अगर कहीं मौका मिले तो हम भी कहेंगे यार कोई अच्छा पद मिल जाए। तो किसी भी कार्यकर्ता को हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज पक्की है कि जो दौड़ है उसमें प्रहलाद सबसे आगे दिख रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रहलाद पटेल सीएम बन जाते हैं तो गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय डिप्टी सीएम के लिए तैयार हो जाएंगे उनके साथ, या कौन ऐसे मंत्री हैं जिसके अंडर में ये डिप्टी सीएम, क्योंकि ये अब चल रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाएं। और आपने देखा अब दिल्ली में इस बार गोपाल भार्गव बहुत एक्टिव रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास आखिरी चुनाव है और इस बार मौका मिल जाए तो मिल जाए सीएम बनाने का। साफ बोले वो, उन्होंने कुछ छुपा है, मन की बात ने कहा है कि हाँ, मन में गुरु ने कहा है कि ये तुम्हारे लिए चांस है इस बार, चूंकि सीएम का चेहरा नहीं है। और वो चुनाव के बाद दिल्ली भी गए, दिल्ली में सक्रिय भी रहे हैं। तो क्या गोपाल भार्गव इन दोनों में से किसी के साथ उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या मुख्यमंत्री बनने के कोई चांसेस देख रहे हैं आपको गोपाल भार्गव जी के? देखिए, मैंने कहा ना कि ये फैसला तो श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी करेंगे, इसके अलावा भगवान को भी नहीं मालूम होगा। लेकिन जो बात आपने कही उप मुख्यमंत्री की, तो मध्य प्रदेश में जो उदाहरण है, बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री से हटके शिवराज सिंह की चौहान कैबिनेट में गृह मंत्री बन गए थे। तो यहाँ राजनीति में ईगो लेकर के कोई नहीं चल सकता। या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, जो नेता अगर केंद्रीय नेतृत्व के सामने दम से कहे कि मेरे साथ 163 में से 115 विधायक हैं, वो तो जैसे वो कांग्रेस में हो सकता है, बीजेपी में वो भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ यहाँ ये नहीं कह सकते कि भाई या तो कोई इतना खुददार नेता हो कि कहना ठीक है अब मैं छोड़ रहा हूँ। वो मुझे उम्मीद नहीं लगती, कोई भी, जितने भी नाम आप लिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्ता छोड़ना चाहेगा। तो जातीय गणित, अब शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब बताइए कितने वरिष्ठ लोग थे, मतलब उनको उनकी टीम में काम करना पड़ा। बाबूलाल जी गौर मंत्री बने मुख्यमंत्री के बाद, और बाकी वरिष्ठ लोग थे उनको उनकी टीम में, गोपाल भार्गव, जयंत मलिया, तमाम बड़े नाम थे। तो ये पार्टी के भीतर, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नेताओं में इतना आत्मसम्मान बना रहे कि वो अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रख के ऐसे फैसलों पर का विरोध करें। लेकिन होता यह है कि एकदम केंचुओं की तरह रेंगने लगते हैं, तो कह नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कल को हम और आप सोच रहे हो, वहां पहले से तैयारी करके बैठे हो कि हाँ हम डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने बीडी शर्मा को अध्यक्ष बनाया है, अब पार्टी उन्हें शुभंकर मानने लगी है, शुभ मानने लगी है। जैसे होता है ना, कोई भाग्यशाली व्यक्ति जुड़ जाए, उनका व्यक्तिगत मैं नहीं कुछ भी टिप्पणी करूंगा, लेकिन जब से भी आए हैं उनके आते ही आपको सत्ता मिल गई। मार्च में आपके पास जो सत्ता हाथ से चली गई थी वो आ गई, और जब वो सत्ता आई मार्च में, सिंधिया जी आए और सत्ता आई, तो ये कहा जाने लगा कि बीडी शर्मा शुभंकर हैं। और संयोग देखिए, बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव हुए और 163, मतलब पूरा रिकॉर्ड टूट गया। तो बीडी शर्मा आपको नहीं लगता एक चमकता हुआ चेहरा, फ्रेश चेहरा, ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्या उस पर दाव नहीं लगा सकती पार्टी? मैंने अभी आपने कहा कि पिछले चुनाव को केंद्र शासित प्रदेश की तरह चला। मेरे पास जानकारी है कि चुनाव के दौरान अध्यक्ष जरूर बीडी शर्मा थे, लेकिन कोई भी फैसला ना तो अश्विनी वैष्णव ना भूपेंद्र यादव करते थे, सब
प्रोसेस होता था और पीएमओ से लौट के आता था। शुभंकर होना अपनी जगह है, लेकिन मुख्य भूमिका में आना वो उनके ऊपर निर्भर है जिनके मन में मध्य प्रदेश है, और उनके मन में क्या है सिर्फ वही जानते हैं। मन की बात करेंगे तभी पता लगेगा, उससे पहले पता नहीं लगेगा। जहाँ तक वीडी शर्मा का सवाल है, युवा है, मेहनती है, और मैं उनके प्रति मेरी सद्भावना है। उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा तभी जब वो उनके मन में होगा। मैं आपको अपने गृह जिले की तरफ ले चलता हूँ, ग्वालियर। ग्वालियर में 2 दावेदार हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर और सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान तो आ गया है कि मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ। नरेंद्र सिंह जी बिल्कुल चुप्पी, जैसा उनका स्वभाव है, कम बोलते हैं नरेंद्र सिंह जी, लेकिन लोग कहते हैं कि वो भी एक छुपे रुस्तम तो हैं। उनके नाम पे भी गंभीरता से विचार हो रहा है। और आपने देखा कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी ग्वालियर आए थे, और वो सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में उन्होंने एक नया शब्द बोला था कि ग्वालियर से मेरा क्या रिश्ता है, ग्वालियर से मेरा ये रिश्ता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे दामाद हैं, वो बड़ौदा के दामाद हैं तो मेरे दामाद हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा एक रिश्ता बनाया, तो सिंधिया जी के साथ उन्होंने रिश्ता बनाया है। नरेंद्र सिंह जी तोमर उनकी कैबिनेट में 4थे नंबर के रहे हैं, उनसे इस्तीफा लिया तो निश्चित तौर पर उनका पुनर्वास होगा। तो ग्वालियर में इन दोनों नेताओं की क्या संभावना देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, फिर वही बात है, संभावना तो मोदी जी के ऊपर है, लेकिन अपना जो लोक जीवन है उसमें जमाता जो है, मतलब जमाई जो है 10वां ग्रह माना गया है। तो कोई भी व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी अपने जमाई को नहीं बनाता, या अपनी किसी महत्वपूर्ण, या उत्तराधिकारी कहाँ है? नरेंद्र सिंह जी तो नरेंद्र मोदी जी पीएम है। भाई वही पीएम का सवाल नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव उनके होंगे ना, क्योंकि मोदी के मन से निकली सत्ता है ये। तो मेरा ये मानना है कि ये देश में होता नहीं है। आमतौर पर जमाई को लोग पसंद नहीं करते, चाहे हम और आप उसी भूमिका में रहें। अब दूसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र तोमर जी, मेरा अभी भी ये मानना है कि वैसे तो मोदी जी चमत्कार करने में माहिर हैं। उन्होंने धामी को हार के बाद बनाया, खट्टर को सबके विरोध के बाद बनाया, चाहे गुजरात हो, हिमाचल वाले को हटाया तक नहीं, लास्ट तक नहीं हटाया। वही कह रहा हूँ कि वो नहीं, वो वही है। उनके मन में क्या है कि उनके गृह मंत्रालय में ऐसे ऐसे आरोपी गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री हैं जिन पर सब सवाल उठाते हैं लेकिन नहीं करते। तो नरेंद्र तोमर पर जो आरोप लगे और जिन चीज़ों को लेकर के वो आदमी आरोप लगाने वाला आज भी कायम है। सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ना मोदी। अरे वो तो अफीम खाने वाला है, खुद नशे में रहता है, उसके आरोप का क्या दम है? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो खुद ही कहता है मैं अफीमची हूँ, मैं नशे में रहता हूँ, अफीम नहीं मिलेगी तो मैं रह नहीं सकता। वो तो कहता है, लेकिन वो कागज भी दिखा रहा है। सवाल वो है, मैं नशेलची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो दस्तावेज जो उसने दिए हैं, पंजाब के चैनलों ने दिखाए हैं। तो ये जो है कि फैसला ग्वालियर के सुपुत्र हैं दोनों, एक राजपूत है और एक ओबीसी है। एक राजा है, एक रंक है। नहीं, राजा और रंग खत्म हो गया। राजा और रंग कब खत्म हो गया? क्योंकि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मेरी जात कुर्मी है, और अब जब देश में ओबीसी का जमाना है, प्रधानमंत्री को गाली ओबीसी में पहुंच रहे हैं, तो अब आप मानिए कि इसमें देखिए, मेरा मानना है ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत पढ़े लिखे, बहुत योग्य और बाकी राजनेताओं से अलग हैं। बाकी राजनेता अपने साथ जो बैग लेके चलते हैं, सिंधिया को मतलब उनके खानदान के पास जो है वो शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि कहाँ क्या पड़ा है। उन्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो दूसरों पे लगा है और जो लगातार हो रहा है। लेकिन उनकी सफलता इस बात पे निर्भर करेगी कि उनको आज तक, क्योंकि अभी हमारे आपके बीच में होता है महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, भाजपा, तो वो महाराज भाजपा जो है वो जिस दिन हटेगा और सिर्फ ये होगा कि ये भाजपा है, या महाराज भाजपा में उसी तरह माने जाएंगे जैसे आदरणीय महाराज भाजपा का बिल है, जब भाजपा में होगा तब विचार होगा। नहीं, या फिर वो उस स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में उनकी दादी माँ आदरणीय विजयाराजे सिंधिया जी थी या उनकी बुआएं हैं। तो वो फर्क जिस दिन दूर होगा उस दिन शंकाएं दूर हो जाएंगी। अन्यथा मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि योग्यता में जितने लोग दौड़ में हैं उनमें व्यक्तिगत तौर पर योग्य और कर्तव्यनिष्ठ ज्योतिरादित्य हैं, सबसे आगे हैं। लेकिन बात वही है कि जो मोदी के मन में होगा वो होगा, ना आप कुछ कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, मैं दिल्ली में जानता हूँ प्रदीप सिंह जी एक पत्रकार हैं, आपने भी नाम सुना होगा, जनसत्ता में रहे हैं और बहुत लंबे समय से वो संघ और भाजपा को कवर करते रहे हैं, बड़ी अंदर तक उनकी पैड़ है। आज सुबह उनका मैंने एक प्रोग्राम सुन रहा था, उनका यूट्यूब चैनल पे है,
उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं और वही एकमात्र योग्य हैं। लोकसभा चुनाव सामने हैं, तमाम सारे उन्होंने अपने उसके कारण भी गिनाए हैं कि क्यों बन रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रदीप सिंह जी की ये जो एक अंदाज है या उनके सूत्रों से उनको जो जानकारी है, कितने दम है? देखिए, हो सकता है कि प्रदीप जी जो हैं वो पुराने साथी हैं, मैं जानता हूँ, वो बड़ा उनका व्यापक दायरा भी है। हो सकता है मोदी जी ने उन्हें बता दिया हो कि हम ऐसे ही करने वाले हैं, सब नेताओं को दौड़ा रहे हैं, बाकी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि मोदी जी ने शिवराज सिंह को भी बता दिया होगा, प्रदीप जी के पास जानकारी होगी शिवराज जी जिस तरह की गतिविधियां चला रहे हैं, और बाकी लोग फिर क्यों भटक रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, ये समझ से परे है। हो सकता है मोदी जी ने बता दिया हो तब वो कह रहे हैं। अरुण जी, क्या कारण है कि शिवराज जी एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर रहे हैं? एक दिन परिवार के साथ में उन्होंने एक होटल में जरूर खाना खाया है। वे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगा सुबह से लेकर शाम तक अपनी लाडली बहनों के साथ वो पूरे बीजेपी को मजबूत बनाने के उसमें लगे हैं। और बाकी तमाम सारे नेता केवल लॉबिंग में लगे हैं कि उन्हें सीएम बना दिया जाए। एकमात्र व्यक्ति है जो फील्ड में है। देखिए, अब ये तो साफ दिख रहा है कि अब उन्हें आराम तो करना ही है। जितना काम उन्होंने किया, जितना अपना अनुभव है, आपने और हमने देखा है कि अगर आराम करने की स्थिति नहीं होती तो 3 तारीख से 9 तारीख है, 10 तारीख है, 11 तारीख। देखिए प्रदीप, सॉरी अरुण जी, मैं आपसे इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं, 2018 के हार के बाद भी शिवराज जी एक दिन नहीं बैठे थे, आराम नहीं किया। मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी उस व्यक्ति ने जितनी मेहनत मध्य प्रदेश में शिवराज जी करते हैं वो दूसरा कोई नेता मुझे तो नजर नहीं आता। तब जनता ने हटाया था, इस बार नरेंद्र मोदी हटाएंगे, इतना अंतर समझ लीजिए। तो ये भी तो हो सकता है कि इससे बड़े पद पे ले जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद खाली होने वाला है, तो अब ये तो मोदी जी पर है, और अपनी सक्रिय टीम में ले जाएं। और ये भी समझ लीजिए आप, जो आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका कितनी रहती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते, ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। तो शिवराज जी समझते हैं, शिवराज जी बहुत समझदार हैं, वो होने वाली घटना को पहले से भांपने वाले नेता हैं। तो उन्हें मालूम है कि नरेंद्र, उन्हें मालूम है सर। देखिए 15 बड़ा रिकॉर्ड कैसे बना लेते, 10 साल पहले जब मोदी जी दिल्ली आ रहे थे, उस समय ये माहौल था कि शिवराज उनके सबसे बड़े विरोधी हैं, पर शिवराज जी ने अपनी स्टाइल से ऐसा माहौल बना लिया कि उनको कोई हिला भी नहीं पाया शिवराज जी को। देखिए, एक बात सुनिए, इसमें मेरे शब्द थोड़े खराब हो सकते हैं कि जब बाहर से आताई आए थे तो बुलाने वाले अपने देश के राजा थे, जो सरेंडर करता गया वो जागीरदार बना रहा। भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नाम लिए थे कि नरेंद्र मोदी नहीं, शिवराज सिंह जैसे और भी लोग हैं। और तब जो होर्डिंग लगे थे भोपाल में आडवाणी जी के, और उसके कुछ घंटे में उतरे भी थे, सब देखा था। तो जो आदमी जितनी जल्दी रंग बदल ले, जितनी जल्दी एडजस्ट कर ले, कि एकदम नरेंद्र मोदी को भगवान की देन कहने वाले पहले शिवराज सिंह ही थे। आप मानते हैं ना कि शिवराज जी समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और यदि ढाल लेते हैं तो फिर शिवराज जी को कोई खतरा ही नहीं है, वो एक्टिव है। नहीं तो फिर इतने दिन अटका क्यों है मामला? फिर तो 3 तारीख तीनों राज्यों में अटका है ना, केवल मध्य प्रदेश के कारण से नहीं अटका है। उनने ये तय किया है, अब नहीं 2 राज्यों में, दिल्ली ने ये तय किया है कि हम तीनों राज्यों में एक साथ करेंगे, यानी कि पर्यवेक्षक भी एक साथ भेजेंगे, मीटिंग का समय भी तीनों राज्यों में एक होगा, तीनों राज्यों की घोषणा भी एक। तो हो सकता है मध्य प्रदेश इसलिए अटका हो। इसलिए कहा ना कि ऐसा है, 2 राज्यों की स्थितियां अलग हैं। वहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, यहाँ तो आपका मुख्यमंत्री था, आपकी सरकार थी, भले ही वो कैसे आई थी सरकार, अब तो बहुत साफ वाली आई है, 50 सीटें आपके पास ज़्यादा हैं। तो अब क्या है भाई, मैं बार बार फिर वही बात पे जा रहा हूँ, शिवराज जी के प्रति कोई वो नहीं। शिवराज जी, मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि आलू किसी भी सब्जी में लगा दो, आप किसी के साथ बना दो, सूखा भी चलेगा, अकेले भी चलेगा, और किसी के साथ, मतलब मुसलमान और नॉनवेज खाने वाले लोग मीट में भी आलू डाल लेते हैं, और बाकी लोग पनीर के साथ भी आलू कर लेते हैं। कैसे कैसे आलू का है। तो शिवराज जी आलू के तरह के आलू के स्वभाव वाले हैं, जहाँ देखो वहाँ मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, हमने आज लंबी चर्चा की है, और अरुण दीक्षित जी की हमने मन की निकलवाने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे, हो सकता है वो कई जगह असहज हो रहे हों, लेकिन ये तय है
कि मध्य प्रदेश में इस समय सनाका टाइप खिंचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कुछ समझ नहीं पड़ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। और ये सत्य है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं भांप पा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस दिमाग का स्कैन करना बहुत मुश्किल है। और ये बात अरुण जी ने भी स्वीकार की कि कौन होगा ये वही जानते हैं। लेकिन जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं, उसके अर्थ जरूर लगाए जा सकते हैं कि पार्टी में ऊपर से तो पूरा अनुशासन है, पर अंदर की खींचतान वो पूरी है, पर्याप्त खींचतान चल रही है। और अभी कम से कम 4 या 5 नेता हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में पूरी तरह शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।